और जानिए राजकाज की बातें। एक प्रमुख सचिव को सौंपी गई थी बड़ी जिम्मेदारी। सितंबर 2021 में 2 बड़े विभागों की जिम्मेदारी, लेकिन दोनों विभागों के मंत्री कामकाज से नाखुश। तब पिछली लिस्ट में ले लिया था एक विभाग, दूसरे विभाग के मंत्री भी चाह रहे ट्रांसफर। 2 बार डीओपी को बाकायदा दिया लिखकर भी अब इस बार की लिस्ट में ट्रांसफर की संभावना है। प्रमुख सचिव का होगा ये 5वां ट्रांसफर, ये भी कहा जा रहा है। तो ये राजकाज की बातें हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से आपको बताएं कि एक प्रमुख सचिव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सितंबर 2021 में 2 बड़े विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन दोनों विभागों के मंत्री कामकाज से नाखुश हैं। तब पिछली लिस्ट में ले लिया था एक विभाग, अब दूसरे विभाग के मंत्री भी चाह रहे हैं ट्रांसफर। 2 बार डीओपी को बाकायदा दिया लिखकर भी अब इस बार की लिस्ट में ट्रांसफर की संभावना है। प्रमुख सचिव का होगा ये 5वां ट्रांसफर। नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल उर्फ प्रचंड, जो कि अब हाल ही में बने हैं, हालांकि बताएं कि सारी अटकलों को ध्वस्त किया। केपी ओली से हाथ मिलाया उन्होंने। शेर बहादुर देउबा को छोड़ा, जिनके साथ किया था गठबंधन। प्रचंड ने सत्ता के लिए 5 पार्टियों के गठबंधन का साथ छोड़ा। इस तरह राजतंत्र खत्म होने के बाद तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने। 3 बार ओली, 5 बार देउबा रह चुके हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। ओली का विरोध करते करते उनके साथ हो गए प्रचंड। हाल ही में प्रचंड, जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, उनके बारे में आपको बता रहे हैं। सारी अटकलों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। केपी ओली से उन्होंने हाथ मिला लिया। शेर बहादुर देउबा को छोड़ा और जिनके साथ किया था गठबंधन। प्रचंड ने सत्ता के लिए 5 पार्टियों के गठबंधन का साथ छोड़ा। इस तरह राजतंत्र खत्म होने के बाद तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने। 3 बार ओली, 5 बार देउबा रह चुके हैं नेपाल के प्रधानमंत्री। ओली का विरोध करते करते उनके साथ हो गए प्रचंड। और देखिए, यूपी में भाजपा नेता ऋचा राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की खबर। यूपी में भाजपा नेता ऋचा राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। समाजवादी पार्टी की ओर से दर्ज कराई गई ऋचा के खिलाफ एफआईआर। सपा प्रदेशाध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मामला दर्ज करवाया है। डिंपल यादव पर अभद्र ट्वीट के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। तो आपको बताएं, आज ही आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की तरफ से एक तरफ प्रदर्शन किया जा रहा था, क्योंकि मनीष को गिरफ्तार किया गया था, जो कि समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल संचालक है। लेकिन अब ये भी खबर है कि यूपी में भाजपा नेता ऋचा राजपूत के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। वो इसलिए क्योंकि डिंपल यादव पर अभद्र टिप्पणी उन्होंने की थी। समाजवादी पार्टी की ओर से ये एफआईआर ऋचा के खिलाफ दर्ज कराई गई है। दरअसल सपा प्रदेशाध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मामला दर्ज करवाया है। डिंपल यादव पर अभद्र ट्वीट करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। और देखिए, अभी पूरी तरह नहीं टला है कोरोना वायरस का खतरा, और इसलिए सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम राहत में हैं या करना पड़ेगा नई लहर का इंतजार, ये बड़ा सवाल है। कई देशों में तहलका मचा रहा है वायरस का सब वेरिएंट, लेकिन भारत में टीकाकरण के बाद इम्यूनिटी बढ़ी है, इसलिए कोरोना महामारी पर काबू कर सकता है भारत। इसलिए ये कहा जा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा अगर टीकाकरण हुआ है तो वो भारत में ही हुआ है। अभी पूरी तरह कोरोना वायरस का खतरा टला नहीं है। हम राहत में हैं या फिर हमें नई लहर का इंतजार करना पड़ेगा, ये सवाल बरकरार है। हाँ, इतना जरूर कहा जा रहा है कि आपको सावधानी एक बार फिर से बरतनी पड़ेगी। कई देशों में तहलका मचा रहा है वायरस का सब वेरिएंट, लेकिन भारत में टीकाकरण के बाद इम्यूनिटी लोगों की बढ़ी है, इसलिए कोरोना महामारी पर काबू कर सकता है भारत, ये कहा गया है। सिनेमा कर्मचारियों का संगठन बॉयकॉट की संस्कृति के खिलाफ है, ये भी जानकारी। और आपको ये बताएं कि थिएटरों में फिल्मों के खिलाफ होने वाली गुंडागर्दी रोकने की मांग की जा रही है। इससे सिर्फ निर्माता ही नहीं, लाखों कर्मचारियों को भी नुकसान होगा। और उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ से अभिनेता सुनील शेट्टी ने मांग की है। फिल्मों के बॉयकॉट का चलन रोकने में मदद करने की मांग सुनील शेट्टी की तरफ से की गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड के अभिनेताओं से, जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, उनसे मुलाकात भी की थी। तब उस दौरान सुनील शेट्टी ने ये मांग उठाई थी कि जो बॉयकॉट का चलन चल रहा है बॉलीवुड का, उस पर कुछ काम किया जाए। सिनेमा कर्मचारियों का संगठन बॉयकॉट की संस्कृति के खिलाफ है। थिएटरों में फिल्मों के खिलाफ होने वाली गुंडागर्दी रोकने की मांग की गई है, और इससे सिर्फ निर्माता ही नहीं बल्कि लाखों कर्मचारियों को भी नुकसान है।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से अभिनेता सुनील शेट्टी ने मांग की है। फिल्मों के बॉयकॉट का चलन रोकने में मदद करने की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई है। और देखिए, बड़ा सवाल यह है कि संजय राउत के दावों में कितना दम है। इस महीने के अंत तक शिंदे सरकार गिरने का दावा किया गया है। शिंदे के साथ गए 16 विधायकों के भविष्य का फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के ठाकरे गुट की याचिका में 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग है। सुप्रीम कोर्ट में 13 जनवरी को होगी याचिका पर सुनवाई। अगर विधायक अयोग्य घोषित हुए तो आ सकता है संकट। ये जानकारी बेहद अहम है, क्योंकि जब सरकार बन रही थी उस दौरान भी कहा गया था शरद पवार की तरफ से कि हम तो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार तो गिरनी ही गिरनी है। क्योंकि अभी बेशक इनके साथ लोग चले गए हैं, लेकिन वापस हमारे पास ही लौट कर आएंगे। अब ऐसे में जो संजय राउत दावे कर रहे हैं, बड़ा सवाल ये है कि उनके दावों में कितना दम है। इस महीने के अंत तक शिंदे सरकार गिरने का दावा किया है और शिंदे के साथ गए 16 विधायकों के भविष्य का फैसला होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के ठाकरे गुट की याचिका है। याचिका में 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग है। सुप्रीम कोर्ट में 13 जनवरी को होगी याचिका पर सुनवाई। सभी की नजर इस सुनवाई पर होगी। अगर विधायक अयोग्य घोषित हुए तो फिर सरकार पर संकट आ सकता है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में होगी 891 पेड़ों की कटाई। महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण ने ये मंजूरी दी है। विभिन्न परियोजनाओं के तहत 891 पेड़ काटने की मंजूरी। बेलापुर में आरबीआई की इमारतों के लिए कटेंगे 169 पेड़। नवी मुंबई की आवास योजना में कटेंगे 550 पेड़। खारघर वैली गोल्फ कोर्स के लिए कटेंगे 69 पेड़। ठाणे के एरोली बालकुम में भी कटेंगे कुछ पुराने पेड़, ये जानकारी मिल रही है। तो कुल मिलाकर 891 पेड़ों की कटाई की जानकारी है और ये जो विभिन्न परियोजनाओं के तहत 891 पेड़ काटने की मंजूरी दे दी गई है। बेलापुर में आरबीआई की इमारतों के लिए कटेंगे 169 पेड़ और वहीं अगर नवी मुंबई की बात की जाए तो नवी मुंबई की आवास योजना में कटेंगे 550 पेड़। खारघर वैली गोल्फ कोर्स के लिए कटेंगे 69 पेड़। ठाणे के एरोली बालकुम में भी कटेंगे कुछ पुराने पेड़। गेहूं निर्यात पर रोक हटाने की संभावनाओं पर विचार। खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने पर जोर है। मई 2022 से लगी हुई है गेहूं के निर्यात पर पाबंदी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से निर्यात रुका है और योजना में 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो अनाज। योजना खत्म होने के बाद हो सकता है गेहूं का निर्यात, तो ये बेहद अहम है। आपको बताएं कि गेहूं निर्यात पर रोक हटाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने पर जोर है और मई 2022 से लगी हुई है गेहूं के निर्यात पर पाबंदी। और ये भी आपको बताएं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से निर्यात रुका है। योजना में 81.35 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो अनाज। योजना खत्म होने के बाद गेहूं का निर्यात हो सकता है। राजस्थान में हेल्थ खर्च की चिंता करने की नहीं जरूरत। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में दंत चिकित्सकों की वर्कशॉप हुई। वर्कशॉप के बाद मीडिया से रूबरू हुए सीएम गहलोत। सीएम गहलोत ने कहा कि हेल्थ सेक्टर बन रहा है मॉडल। सेक्टर में जो भी कमी होगी उसे पूरा करने का प्रयास पूरा होगा। हर परिवार को ये महसूस होगा कि उन्हें हेल्थ खर्च की चिंता नहीं है। ये चिंता राजस्थान सरकार की है, वो इसे बखूबी निभा रही है, आगे भी निभाएगी। राइट टू हेल्थ बिल जल्द लाया जाएगा, मुख्यमंत्री ने कहा, ताकि हर व्यक्ति अधिकार सम्मान के साथ फ्री इलाज ले सके। क्योंकि आज दंत चिकित्सकों की वर्कशॉप हुई, मुख्यमंत्री ने शिरकत की, वो शामिल हुए। शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया था वर्कशॉप का और जब मीडिया से मुखातिब हुए थे तो मुख्यमंत्री ने ये तमाम बातें कही थी। और इसलिए राजस्थान में हेल्थ खर्च की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुखिया ने ये आश्वासन दिया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज में दंत चिकित्सकों की वर्कशॉप के बाद मीडिया से रूबरू हुए सीएम गहलोत ने कहा कि हेल्थ सेक्टर बन रहा है मॉडल और सेक्टर में जो भी कमी होगी उसे पूरा करने का पूरा प्रयास होगा। हर परिवार को ये महसूस होगा कि उन्हें हेल्थ खर्च की चिंता नहीं है। ये चिंता राजस्थान सरकार की है, वो इसे बखूबी निभा रही है। राइट टू हेल्थ बिल जल्द लाया जाएगा ताकि हर व्यक्ति अधिकार सम्मान के साथ फ्री इलाज ले सके। और देखिए, अब भारत की बसों में सफर करेंगे श्रीलंका वासी। भारत ने श्रीलंका को सौंपा 75 बसों का पहला बेड़ा। श्रीलंका के परिवहन मंत्री डॉक्टर
बंडुला गुणवर्धने को बसें सौंपी और श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने सौंपी बसें। श्रीलंका को 500 बसों की आपूर्ति करेगा भारत। लाइन ऑफ क्रेडिट को लेकर भारत बसें सौंपेगा और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अब श्रीलंकावासी वो अब भारत की बसों में सफर कर सकेंगे। तो बेहद अहम हो जाता है फैसला। बहरहाल अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस की तैयारी की, क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस की तैयारी है विधानसभा 2023 के लिए। एमपी कांग्रेस ने तय किए 25 प्रत्याशी। अगले 3 माह में सभी प्रत्याशी तय करने के संकेत दिए हैं। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद नामों की अधिकृत घोषणा और कांग्रेस का फोकस पिछले चुनाव में 3 से 5 हजार वोटों से हारी 33 सीटों पर है। पार्टी के जिला प्रभारियों की बैठक में ये साफ कर दिया गया, सर्वे होगा और नाम आने पर ही टिकट दिया जाएगा। आप ये समझिए कि जो बेहतर कार्य जिसने किया है या फिर जिसकी चर्चा ज्यादा है उसको टिकट दिया जाएगा। अगले 3 माह में करीब 150 टिकट तय कर लेगी कांग्रेस। एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों का। मॉडल स्टेट की सोच में मील का पत्थर बनेगा आईपीडी टावर। आईपीडी टावर की कंस्ट्रक्शन साइट पर सीएम गहलोत पहुंचे। सीएम गहलोत ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत भी की। सीएम गहलोत ने कहा इस दौरान कि 24 मंजिला आईपीडी टावर नजीर बनेगा। टावर से न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश भर के लोगों को फायदा मिलेगा। देश भर में राजस्थान की चिकित्सा के क्षेत्र में शोहरत बढ़ेगी। गहलोत ने चिरंजीवी समेत अन्य चिकित्सा योजना का जिक्र भी किया। राजस्थान चिकित्सा क्षेत्र में मॉडल स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। आईपीडी टावर इस सोच को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया उद्घाटन सत्र को संबोधित। रंगों की राजनीति पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा कि हम पासपोर्ट का रंग नहीं खून के रिश्ते मानते हैं। दुनिया के किसी भी देश में कोई भी भारतीय किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो वो भारतीय है। वो हमारे परिवार का हिस्सा है। हम एक होकर देश के लिए काम कर रहे हैं। रंग या जाति संप्रदाय किसी से भेदभाव नहीं किया जाता। यही भारत की पहचान है। और इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।